हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में थर्मोडायनामिक्स की रियल मीनिंग समझना चाहते हैं तो ये लेक्चर मिस मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एक ऐसा वर्ड है जिसे आप अपने छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी की डिफिनीशन भी वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, और इसकी यूनिट होती है जूल। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जब हम एनर्जी की स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी दो एनर्जी का सम होती है, एक मैक्रोस्कोपिक एनर्जी और दूसरी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। अब इन वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए कि भाई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है हमारी वो क्या है, वो मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज लेवल पे और माइक्रो मतलब मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे। तो टोटल एनर्जी क्या है, एक लार्ज लेवल पे एनर्जी और दूसरा क्या एटॉमिक लेवल पे एनर्जी का सम है। अब देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होती है। तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी किसी सिस्टम की वो एनर्जी होती है जो सिस्टम किसी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अपने अंदर कंटेन करता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं कि भाई ये आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एनर्जी कैसे कंटेन करता है कोई सिस्टम। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, मतलब ये कंटेनर है इस तरीके से, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है और इस कंटेनर का यानी इस गैस के साथ मास है m और ये क्या है, इस सरफेस पे रखी हुई है। ये हमारा एक सरफेस है, इसे बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है जो हमारा सिस्टम है। इस कंटेनर का गैस के साथ मास है m। अब ये कंटेनर क्या है, ये आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है। तो ये आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम हुआ। अब जब ये कंटेनर यहाँ पर रुका हुआ है तो इसमें क्या कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जवाब है नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यानी किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी जब होगी जब उस बॉडी के अंदर वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो इस केस में क्या होगी, इस केस में काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी 0। अब ये हमारा क्लोज सिस्टम यानी जो कंटेनर जिसके अंदर हमने गैस मान रखी है, ये हमारा क्लोज सिस्टम क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये v वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ये v वेलोसिटी ये जो आपका रेफरेंस फ्रेम है यानी ये जो आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये सिस्टम जब v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इसको मान लीजिए स्टेट 1 और इसको मान लीजिए स्टेट 2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। यानी v वेलोसिटी है, m इसका मास है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा क्लोज सिस्टम है यानी जो कंटेनर है इसकी कंप्लीट एनर्जी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम। तो हमें स्टैटिक कंडीशन में मिल रही है 0 यानी जब रुका हुआ है, और जब ये सिस्टम v वेलोसिटी से यानी कंप्लीट सिस्टम जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। ऐसे ही देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, इसी कंटेनर को, ये रेफरेंस फ्रेम हमारा वही है, ये हमने रेफरेंस फ्रेम मान लिया, रेफरेंस फ्रेम। अब हमने क्या किया, अब हमने इस कंटेनर को इस रेफरेंस फ्रेम से z हाइट तक उठा दिया। तो ये z हाइट तक या क्या किया, इसी कंटेनर को, ये कंटेनर वही है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब इस कंटेनर को हमने क्या किया, z हाइट तक लिफ्ट कर दिया। कहाँ से, ये रेफरेंस फ्रेम, ये आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम से। तो अब इस कंटेनर में इस हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgz। mgz ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जब ये कंटेनर यहाँ पर था, मतलब रेफरेंस फ्रेम पे रखा हुआ था, कोई हाइट नहीं थी, तो इस केस में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हमने शॉर्ट में लिख दें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने इस कंटेनर को
इस रेफरेंस फ्रेम से जेड हाइट तक उठाया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgz। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पूरे सिस्टम की वजह से है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम। तो ये एनर्जी हमारी कहलाएगी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो भाई अभी तक हमने देखा कि भाई माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होती है। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी पूरे सिस्टम की वजह से होती है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम। हमने एग्जांपल भी लिया काइनेटिक एनर्जी का, मतलब पूरे सिस्टम को आप v वेलोसिटी से मूव करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम, तो आपको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और इसी सिस्टम को क्या करिए, पूरे सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम से जेड हाइट तक लिफ्ट कर दीजिए, उठा दीजिए, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgz। इन एनर्जीज को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो ये सिस्टम क्या करता है, ये कंप्लीट सिस्टम कंटेन करता है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम। तो नेक्स्ट है हमारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, जिसे इंटरनल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक एनर्जी उस सिस्टम के मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से या फिर उस सिस्टम के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होती है। और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में देखा था कि भाई वो आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रही थी। यानी किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी मॉलिक्यूल्स की वजह से जितनी भी टाइप की एनर्जी पॉसिबल होती हैं, उन सब टाइप की एनर्जी के सम को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अभी आगे देखेंगे कि भाई कितनी टाइप की एनर्जी हो सकती है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे कितनी टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, इसको हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। और ये टर्म एनर्जी जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, तो इस एनर्जी टर्म को सबसे पहले दिया था थॉमस यंग ने, और इस एनर्जी टर्म को थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ किया था केल्विन ने। और ये जो टर्म इंटरनल एनर्जी है और उसका सिंबल U, इसको दिया था क्लासियस और रेनकाइन ने। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। हमने बताया था भाई कि माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होती है। तो देखते हैं कि भाई इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट की कौन कौन सी मोशन पॉसिबल है और ये कौन सी पॉसिबल एनर्जी कंटेन कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए हमारे पास ये क्लोज कंटेनर है, यानी क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, और वो जो गैस भरी हुई है वो ऑक्सीजन है। अभी जो हमने पहले एग्जांपल लिया था वही है, बस हमने उसको मान लिया है कि भाई वो जो गैस है वो ऑक्सीजन है। अब ये रेफरेंस फ्रेम है, यानी ये जो कंटेनर है जिस पे रखा हुआ है उसको हमने माना है रेफरेंस फ्रेम। और हमें पता है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, रैंडम थर्मल मोशन में रहते हैं। रैंडम थर्मल मोशन मतलब वो कभी दाएं बाएं, कोई इनका डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो भाई देखते हैं कि भाई इन मॉलिक्यूल्स में कितनी टाइप की मोशन पॉसिबल हो सकती है और कितनी टाइप की एनर्जी ये कंटेन कर सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक हमने मॉलिक्यूल लिया जिसकी स्टडी कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब मॉलिक्यूल क्या करेगा, सिंपल सीधा जा रहा है। अब जब ट्रांसलेशन मोशन करेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था। तो भाई वो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, पूरे सिस्टम की वजह से थी। यानी जब पूरा सिस्टम क्या था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। हमें पता है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिल के बने होते हैं। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो ये दो एटम होंगे, ये एटम और एक ये एटम। ये क्या है, एटम है ये ऑक्सीजन का, और ये भी क्या है, एटम है। ये बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। और ये एटम, ये एक एक्सिस है इसकी, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। मतलब ये एटम जो है ऑक्सीजन के, इस एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे। इन एटम्स के रोटेशन की वजह से इस मॉलिक्यूल्स में कैसी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स में कौन सी मोशन पॉसिबल हो सकती है। तो हमें यह भी पता है कि भाई ये जो एटम है, ये एटम मॉलिक्यूल्स के, ये जो कॉमन मास सेंटर होता है उसके अबाउट क्या करते हैं, ये अंदर
और बाहर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। यानी इन एटम्स का इन कॉमन मास सेंटर के अंदर और बाहर जाना ये कहलाता है वाइब्रेशन। तो इस वाइब्रेशन की वजह से मतलब एटम का अंदर बाहर इस तरीके से जाना ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और इस वाइब्रेशन की वजह से ये एटम क्या करते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से एटम क्या करते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे और कौन सी एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। तो भाई हम अब एटॉमिक लेवल पे देखते हैं। तो हमें एटम पता है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस ऑर्बिट में क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी वजह से रोटेट करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो अभी तक हमने देखा था कि भाई मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर लेवल पे काइनेटिक एनर्जी थी। अब ये क्या है, एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गई इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑर्बिट के अराउंड स्पाइरल मोशन भी करता है। मतलब ये समझ लीजिए, ये हमने क्या किया, ये ऑर्बिट का एक पोर्शन ले लिया इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे तो इस पर रोटेट करेगा ही इस तरीके से, और ये साथ ही में इस तरीके की मोशन भी करता चलेगा, उसे बोलेंगे स्पाइरल मोशन। मान लीजिए इसका हमने एक पार्ट ले लिया इस ऑर्बिट का इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑर्बिट के अराउंड इस तरीके से स्पाइरल मोशन करता है, ये है इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से इसमें स्पाइरल एनर्जी भी होती है। इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल्स में बाइंडिंग एनर्जी भी होती है। मतलब ये एटम जिस एनर्जी के जरिए बाइंड होते हैं उन्हें बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये न्यूक्लियस भी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी के जरिए क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और एक टाइप की एनर्जी होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कब हमें शो होती है, न्यूक्लियर एनर्जी हमें जब शो होती है जब ये न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। इसी तरह माइक्रो लेवल पे मतलब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे और भी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज पॉसिबल हैं। तो हमने देखा कि भाई ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। इन मूवमेंट की वजह से इसमें इतनी टाइप की एनर्जीज़ जो हमने पढ़ा है कि भाई पॉसिबल हो सकती हैं। और भी एनर्जीज़ होती हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट टाइप की है वो एनर्जी आपको दिख रही हैं। अब देखते हैं इस सिस्टम में मॉलिक्यूलर लेवल पे टोटल कितनी एनर्जी होती है। तो माना इफ E रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, यानी हमने क्या माना है, ये E जो है एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है उस सिस्टम के। तो ये E जो होगी वो कितने एनर्जीज का सम होगी। हमें पता है कि भाई इस मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशन भी होता है। ट्रांसलेशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, मतलब सिंपल जा रहा है। प्लस रोटेशन हो सकता है, ये एटम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसकी वजह से रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। प्लस ई और क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी पॉसिबल है। प्लस बाइंडिंग एनर्जी भी पॉसिबल है, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी भी पॉसिबल है, प्लस सो ऑन, और भी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं। तो ये क्या है, यानी ये ई हमारी एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी है। इस सिस्टम में जो एक मॉलिक्यूल है उसकी टोटल एनर्जी इतनी टाइप की एनर्जीज का सम होगा। इस तरीके से अगर जो इस पूरे सिस्टम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इस सिस्टम की टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होगी। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ molecules in the system, then internal energy of the system
मतलब अभी हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनर्जी देख रहे थे और मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी देख रहे थे, तो वर्ड बीच में इंटरनल एनर्जी कहाँ से आ गया? तो हमने बताया था कि भाई जितनी भी टाइप की माइक्रोस्कोपिक एनर्जी पाई जाती हैं उनके सम को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी है और वो मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी उस मॉलिक्यूल के कई टाइप की एनर्जी का सम है। अब इसी तरीके से इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इस एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। U इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू स्मॉल l। तो ये क्या हो जाएगी? ये जो हो जाएगी ये सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, न कि सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि भाई इस सिस्टम के अंदर जो टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है यानी टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है U इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू स्मॉल ई। ये जो कैपिटल N है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम में है और E क्या है? एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी है और वो मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एनर्जीज को अपने अंदर कंटेन करता है, मतलब वो नंबर ऑफ मोशंस को परफॉर्म करता है और उन मोशंस की वजह से उसमें नंबर ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने देखा भी था कि ट्रांसलेशन मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, एटम के रोटेशन की वजह से रोटेशनल एनर्जी और एटम के वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रोटेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अराउंड स्पाइरल मोशन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन में स्पाइरल एनर्जी। तो ये सब क्या है? एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हमने सम में लिखा है और ऐसे ही n मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई। तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। अभी हमने देखा कि भाई ये तो भाई माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, लेकिन सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है? वो दो एनर्जीज का सम होती है। तो देखते हैं कि भाई इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल E से। काइनेटिक एनर्जी होगी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस इंटरनल एनर्जी U होगी। हमें पता है कि भाई ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या है? ये है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या है? काइनेटिक और पोटेंशियल और प्लस इंटरनल एनर्जी का सम है। ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं ये हमने देखा था भाई ये सिस्टम की एनर्जी थी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम, तो इन्हें हमने बोला था माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी थी ये सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से और उस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की वजह से थी। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? ये दो एनर्जीज का सम होती है। अब इन डिफरेंट एनर्जीज को पढ़ करके हमें एक बात का तो अंदाज़ा लग ही गया है कि भाई सिस्टम की टोटल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र कर पाना या कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये जो इंटरनल एनर्जी है इसमें कई टाइप की एनर्जी साथ में इंक्लूड होती हैं और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी स्टेट पे कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से किसी भी पार्टिकुलर स्टेट पे किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से हमारे लिए सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू मायने नहीं रखती है। हमारे लिए जो बात मायने रखती है वो है कि भाई प्रोसेस होने के बाद उस सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आया। ये हमारा कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम और इसके चारों तरफ का यानी बाहर का कहलाता है सराउंडिंग। तो ये जो टोटल एनर्जी सिस्टम की है इस सिस्टम की टोटल एनर्जी को हम लोग स्टोर्ड एनर्जी और स्टैटिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी क्या रहती है इस सिस्टम में स्टोर रहती है। और जिस एनर्जी को हम लोग सिस्टम में स्टोर नहीं कर सकते हैं जैसे वर्क और हीट, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हीट और वर्क को क्यों स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जिन एनर्जीज़ को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं डायनामिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये सिस्टम सराउंडिंग से
डायनेमिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के जरिए ही इंटरेक्ट करता है। अगर इस सिस्टम को सराउंडिंग से एनर्जी का इंटरेक्शन करना है तो ये सिस्टम डायनेमिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के जरिए सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगा, मतलब हीट और वर्क के जरिए ही ये सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर सकता है। और ये जो डायनेमिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिस्टम की बाउंड्री पे अपीयर होती हैं, मतलब डायनेमिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे ही सिस्टम से क्या करेगी, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी तो ये सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मतलब जो डायनेमिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसको हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है और फिर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है तो उसे बोलेंगे हम लोग वर्क एनर्जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डायनामिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी हीट और वर्क को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई हीट और वर्क को हम लोग सिस्टम में स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।